गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। शुरुआत करने जा रहे हैं हम करंट अफेयर के इस सेशन की। आज है 19 मई। 19 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने इस वीडियो में ऐड करने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं हमारा 19 मई से रिलेटेड करंट अफेयर का सेशन। करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और रिवीजन भी करना शुरू कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी पर हत्या का केस दर्ज होने के बाद उसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। तो ये जो खिलाड़ी हैं इनके ऊपर हत्या का केस दर्ज किया गया था और इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब पुलिस इनको पकड़ने के लिए जाती है तब ये पुलिस के से लापता है, पुलिस इनको नहीं ढूंढ पा रही है। इस वजह से पुलिस ने इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया है कि जो भी इन्हें पकड़ कर देगा या फिर इनकी लोकेशन बताएगा उसको पुलिस के द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन पुलिस खुद ही ढूंढ लेगी, 1 लाख रुपए थोड़ी ना किसी को देगी। तो ये 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाने के लिए घोषणा की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और ये जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है सुशील कुमार। इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, आप ये बात मान कर रखिए क्योंकि ये इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अगर हम इनकी बात करें सुशील कुमार, तो इनके साथ क्या हुआ था कि छत्रसाल स्टेडियम में इन्होंने मारपीट की थी, कई सारे लोगों को इन्होंने मारा था, जिसके बाद से क्या हुआ इनके ऊपर हत्या का आरोप दर्ज किया गया है क्योंकि एक सागर नाम का नेशनल चैंपियन था जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस मारपीट के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई थी, जिसकी वजह से इनके ऊपर हत्या का आरोप है। सुशील कुमार की बात करें, ये भारतीय पहलवान है, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है, इनको गोल्ड मेडल मिला था ओलंपिक में। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनकी स्थिति अभी ये हो गई है कि पुलिस ने इनके ऊपर इनाम रखा है। कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन शायद जो ये मारपीट हुई है उसमें इन्होंने अपना आपा खो दिया और जिसकी वजह से हत्या जैसा कांड इनके द्वारा किया गया है। तो अब देखते हैं आगे इनके साथ क्या होता है। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपको याद रखना है सुशील कुमार जो कि भारतीय पहलवान है, इनके ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया है और दिल्ली पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में लॉन्च हुई 2DG दवा की पहली खेप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे सौंपी है। तो ये दवा जो है DRDO के द्वारा बनाई गई है, निर्मित की गई है 2DG दवा। और रक्षा मंत्री, क्योंकि DRDO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये पहली खेप किसे सौंपी है। तो जिनको सौंपी है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, क्योंकि ये रक्षा मंत्री हैं और जाहिर सी बात है दवा का काम रक्षा मंत्री से रिलेटेड होगा। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को ये पहली खेप डॉक्टर राजनाथ सिंह ने सौंपी है। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो दवा है DRDO द्वारा बनाई गई है, 2DG डीऑक्सी डी ग्लूकोज इसका नाम है दवा का। और कोरोना में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना के इलाज के लिए ये दवा बहुत ही अच्छी है। राजनाथ सिंह की बात करें तो ये रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ से सांसद हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो ये स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं। दिल्ली में चांदनी चौक सीट से ये सांसद हैं। मैंने कहा है आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी भी अगर याद है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। फिर आगे बात करते हैं DRDO की। DRDO के बारे में अगर हम बात करें तो द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की फुल फॉर्म है। और स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर सतीश रेड्डी, इनके बारे में आपने सुना होगा, ये हेड हैं DRDO के। और अगर हम DRDO के मोटो की बात करें कि इसका एक मोटो भी है जो है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो ये चीज़ें आप याद कर रख सकते हैं, पूछी जा सकती हैं आपसे एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने अपने विधानमंडल में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। अभी इसको मंजूरी मिली है लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ये मंजूरी सिर्फ राज्य की तरफ से मिली है। अभी केंद्र के उस पर जब ये मामला जाएगा, जब संसद में ये बात पहुंचेगी, उसके बाद पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये मंजूरी मिलेगी, तभी गठन हो पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस राज्य ने अपने विधानमंडल में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है।
तो एक नज़र डाल लेते हैं, इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी थी फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो अभी हाल फिलहाल में ये सीबीआई ऑफिस के बाहर धरने पर भी बैठी हुई हमें नज़र आई। और जब भी कोई मामला होता है या इनका कोई मंत्री पकड़ लिया जाता है या उसके ऊपर कोई भी जांच बिठाई जाती है तो ये सीधा धरने पर बैठ जाती हैं। ये इनका अपना फंडा है अपने मंत्रियों को बचाने का। तो पश्चिम बंगाल ने अपने यहाँ विधानमंडल में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है और सीबीआई के ऑफिस से ही आभासी रूप से इन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगर हम देखें थोड़ा सा इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो विधान परिषद कुल 6 राज्यों में है। भारत के 6 राज्यों में केवल विधान परिषद है, ये बात आप याद रखिएगा। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार, यहाँ पर ही हाल फिलहाल विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ से विधान परिषद को हटाने का भी एक कह सकते हैं आवेदन रखा था ये, या एक विधेयक पारित किया था। लेकिन क्या हुआ कि शायद अभी तक इसको मंजूरी नहीं मिली है। तो आगे देखते हैं, अगर आंध्र प्रदेश से हटती है और पश्चिम बंगाल में बनती है तो सीटों की संख्या, तो ये जो राज्यों की संख्या है ये 6 ही रहेगी। और अगर आंध्र प्रदेश से नहीं हटती है और पश्चिम बंगाल में बनती है तब यहाँ पर राज्यों की संख्या 7 हो जाएगी। इसके बाद आगे हम इसके बारे में देखें तो अनुच्छेद 169 179 जो है 179 171 का 1 और इसके साथ साथ में 171 के 2 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान बताया गया है। इन पूरे अनुच्छेदों के अंतर्गत ये भी जितने भी आर्टिकल्स दे रखे हैं इनके अंतर्गत विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और उसके प्रावधान का वर्णन किया गया है। अब किस प्रकार से होता है इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें कहा है कि इसके अनुसार विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद के पास भेजा जाता है। मतलब जो मेन संसद होती है उसके पास भेजा जाता है 2/3 बहुमत से पारित करके। फिर उसके बाद अनुच्छेद 171 के 2 के अनुसार लोकसभा व राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। लोकसभा और राज्यसभा में ये जो प्रस्ताव है वो साधारण विधेयक से पारित होता है, पर विधानसभा में 2/3 बहुमत से। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उस प्रस्ताव को उनके पास प्रेषित किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बहुत ही ज़रूरी है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही गठन की अनुमति मिल जाती है। मतलब जैसे ही राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करता है तो उस राज्य को गठन की अनुमति मिल जाती है और उसके बाद वहाँ पर विधान परिषद का गठन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बंगाल में पहले कभी विधान परिषद के गठन की मांग नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल विधान परिषद के गठन की मांग को इसलिए भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसीलिए सरकार इस विधान परिषद के गठन को बार बार ही मना कर देती है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि फिलहाल नरेंद्र मोदी जी जो हैं क्या मुख्य हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनके हिसाब से किस प्रकार से प्रक्रिया चलती है लोकसभा और राज्यसभा में, कैसा क्या होता है, क्या इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जो कुछ भी होगा आगे मैं बताऊंगी, लेकिन इस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप इसे रखिए, ये किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स का खिताब आपसे पूछा जा रहा है। तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसके द्वारा ये जीता गया है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा ने ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। अब बाकी के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले एडलिन कास्टलिनी की बात कर लेते हैं। ये जो एडलिन कास्टलिनी है, आंसर तो आपका एंड्रिया मेजा है। बट एडलिन कास्टलिनी की अगर हम बात करें तो इन्होंने भारत का नेतृत्व किया था। ये भारत की तरफ से भेजी गई थी। ये मिस इंडिया है और इन्होंने 4th रैंक प्राप्त की है, 4थे स्थान पर ये आई हैं। जूलिया गामा की बात करें तो ये जो जूलिया गामा जी हैं ब्राज़ील से बिलोंग करती हैं और ये दूसरे नंबर पर हैं। ये 2nd आई हैं इस मिस यूनिवर्स की जो कंपटीशन में, ये 2nd नंबर पर रही हैं। और जेनिका मसीटा की बात करें तो ये है पेरू से और ये आई हैं 3rd। पेरू से हैं, ये 3rd आई हैं। तो आप कह सकते हैं कि जूलिया गामा को हराकर एंड्रिया मेजा जो है मिस यूनिवर्स बन गई हैं। और एडलिन कास्टलिनी, इन्होंने भारत का नेतृत्व किया है। ये मिस इंडिया थी और 4थी रैंक इनको प्राप्त हुई है। अगर हम बात करें आगे इसके बारे में तो एंड्रिया मेजा जो है ये मैक्सिको से हैं, मैक्सिको से बिलोंग करती हैं।
और संस्करण ये इसका 69वां संस्करण था, 69th 69वां संस्करण था ये मिस यूनिवर्स का। और ताज किसके द्वारा पहनाया गया? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको नाम तो दे दिया जाएगा, एंड्रिया मेजा मिस यूनिवर्स बनी, लेकिन इनको ताज किसने पहनाया? तो आपको याद होगा 2019 की जो विजेता थी मिस यूनिवर्स की, जोजी विनी टुंजी, जो कि दक्षिण अफ्रीका से थी, जोजी विनी टुंजी, इन्होंने इनको ताज पहनाया है, एंड्रिया मेजा को। अब एक क्वेश्चन और जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, कि जिस क्वेश्चन का आंसर देकर के ये मिस यूनिवर्स बनी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। कि पहले तो इनसे पूछा गया कि यदि आप जहाँ भी मतलब मैक्सिको में अगर आप जीतती हैं, तो मैक्सिको की अगर आप नेता हैं, तो इस समय कोरोना की स्थिति को आप कैसे सुधारेंगी? एक तो क्वेश्चन ये था, इन्होंने बहुत ही बखूबी आंसर किया। और एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि आपके अनुसार सुंदरता क्या है, ब्यूटी की डेफिनेशन, मतलब आपके अनुसार ब्यूटी क्या है? तो इन्होंने बहुत ही सहजता से आंसर किया, और जिसकी वजह से ये विनर बनी है। इन्होंने कहा कि ब्यूटी सिर्फ चेहरे से या दिखने में किसी का सुंदर होना सुंदरता नहीं है, इनका कहना था कि आत्मा की सुंदरता ही सर्वोच्च होती है। तो इन्होंने आत्मा की सुंदरता पर बल दिया। आप कह सकते हैं कि इन्होंने शेक्सपियर वाला आंसर किया, कि शेक्सपियर की द ब्यूटी पोएम अगर आपने नहीं पढ़ी है, तो शेक्सपियर का भी कुछ ऐसा ही कहना था कि जो ब्यूटी होती है वो अगर फेशियल ब्यूटी है, फेशियल ब्यूटी तो हमेशा नहीं रह सकती है, वो उम्र के साथ समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो अंदरूनी सुंदरता होती है, जो आत्मा की सुंदरता होती है, सोल ब्यूटी होती है, वो हमेशा बरकरार रहती है। तो वैसा ही कुछ इन्होंने भी आंसर किया था, जिसकी वजह से ये विनर बनी है। आपको बस याद रखना है एंड्रिया मेजा मिस यूनिवर्स, बाकी की चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 5 जुड़वा सूरज खोजे हैं? किस स्पेस एजेंसी के द्वारा ये 5 जुड़वा सूरज खोजे गए हैं? तो इसका राइट आंसर है नासा के द्वारा। नासा ने ये 5 जुड़वा सूरज खोजे हैं, और नासा जो स्पेस एजेंसी है वो है अमेरिका की। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कैसा क्या हुआ। तो नासा ने अपने केपलर स्पेस टेलीस्कोप से, ये एक टेलीस्कोप है नासा का, केपलर स्पेस टेलीस्कोप, इसकी मदद से स्पेस में ये 5 सूरज खोजे हैं, क्योंकि लगातार नासा स्पेस में जीवन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि जीवन की संभावनाएं कहाँ पर हैं। तो पृथ्वी के जैसे ही ये कुछ खोजे गए हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीवन की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के वैज्ञानिकों ने केपलर के डाटा का प्रयोग कर अंतरिक्ष में जीवन की संभावना का पता लगाया है। कहना है इन लोगों का कि कुछ एक ऐसे भी पार्ट्स हैं जहां पर पानी भी पाया गया है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो न सिर्फ पृथ्वी ही बल्कि और भी ऐसे ग्रह होंगे जहां पर जीवन पाया जा सकेगा। पृथ्वी से ये 3970 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और फिलहाल आपको याद रखना है कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप से नासा ने ये खोजे हैं 5 सूरज। और नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की किस महिला को जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है? ये भारतीय मूल की हैं और महिला है जिनको जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है। इनके ऑप्शन हम देख लेते हैं, मनीषा अग्रवाल, नीरा टंडन, हेतल ब्रायन या मीना टंडन। तो जो इसका राइट आंसर है, जिनको जो बाइडेन ने वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है, वो है नीरा टंडन। नीरा टंडन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इनको जो बाइडेन के द्वारा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा इनको वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन जी को नियुक्त किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये भी याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब एक के बाद एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ओपन 2021 का टूर्नामेंट, इसमें पुरुष वर्ग में जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो आपसे कह रहे हैं मेन सिंगल्स की बात हो रही है। मेन सिंगल्स में ये जो इटालियन ओपन का टूर्नामेंट है 2021 का, ये किसने जीता है? तो एक बार फिर से राफेल नडाल ने ये जीता है। राफेल नडाल के द्वारा ये इटालियन ओपन जीता है और नोवाक जोकोविच को हरा करके जीता है। ये भी याद रखिएगा, इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को। आगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्पेन के राफेल नडाल ने 10वीं बार ये जीता है। इटालियन ओपन 10वीं बार जीता है और अब तक 12 बार ये फाइनल में पहुंच चुके हैं। मतलब 2 बार सिर्फ ये हारे हैं इटालियन ओपन, और 10वीं बार इन्होंने जीता है, 10 बार जीत चुके हैं।
और स्पेन से बिलोंग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, इनको इन्होंने हराया है। अब बात करते हैं महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो महिला एकल का खिताब जीता गया है इगा स्विटेक के द्वारा, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। इगा स्विटेक और कैरोलिना क्या कुछ इस तरीके से नाम था, कैरोलिना करके, उनको हराया था इन्होंने, इगा स्विटेक ने। और जो मेंस का सिंगल्स जीता है वो जीता है राफेल नडाल ने। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे बताने के लिए मेंस डबल्स, मेंस और वुमेन्स डबल्स और मिक्स्ड, तो वो सब क्या होता है कि बहुत कम ही रेयरली पूछा जाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं कल आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन फिलहाल आप धीरे धीरे करके याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इगा स्विटेक का नाम आपने थोड़ा नया सुना होगा, तो आप पहले इनका नाम याद कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है भारतीय चिकित्सा परिसंघ। भारतीय चिकित्सा परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया। ये विशेषज्ञ थे, तो किसी एक खास चिकित्सा पद्धति में ये विशेषज्ञ थे, और भारतीय चिकित्सा परिसंघ के ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। के अग्रवाल, इनका निधन हो गया है और ये विशेषज्ञ थे। तो आपको बता दूं, ये कार्डियोलॉजिस्ट थे। ये जो व्यक्ति थे के अग्रवाल, ये कार्डियोलॉजिस्ट थे, भारतीय चिकित्सा परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे, और इनका फिलहाल निधन हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। बहुत सारे लोग हैं जिनका कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। अगर आप में से किसी ने शक्तिमान नाटक देखा होगा, पहले आता था दूरदर्शन पर, अगर आप लोग में से कोई देखता होगा, लेकिन शक्तिमान को फिलहाल हम सब जानते हैं, मुकेश खन्ना जी, उनका भी कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। कि कल मैं फ़ोन देख रही थी तो मैंने ये भी इनके बारे में देखा था। तो फिलहाल के अग्रवाल, इनका निधन हो गया, और ये कार्डियोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिट कोविड ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हिट कोविड ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो हिट कोविड ऐप है, जाहिर सी बात है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक ऐप बनाया गया है। तो ये जो ऐप है ये बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिहार में भी मामले काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और नीतीश कुमार जी स्थिति संभाल रहे हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा ये हिट कोविड ऐप बिहार में लॉन्च किया गया है। बिहार की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है पटना, नीतीश कुमार यहाँ पर है मुख्यमंत्री और गवर्नर है फागू चौहान। बिहार पटना यहाँ की कैपिटल, नीतीश कुमार जो हैं वो यहाँ पर है मुख्यमंत्री और गवर्नर है फागू चौहान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, मोक्तर ओउने करके इनका नाम है, ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। मोक्तर ओउने किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री बने हैं ये बने हैं माली के। ये माले नहीं है, ये माली है, ये देश है एक, माली देश के ये प्रधानमंत्री बने हैं मोक्तर ओउने। और माली की बात करें तो माली की जो कैपिटल है वो है बमाको। माली की कैपिटल है बमाको और मुद्रा है CFA फ्रैंक। और पश्चिमी अफ्रीकी ये देश है, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। पश्चिमी अफ्रीकी देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है माली, जिसकी कैपिटल है बमाको और CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं मोक्तर ओउने। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आज से रिलेटेड। कैसा लगा सेशन आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।